माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। हेलो टू एवरीवन, और ये है एसएसटी यानी सोशल साइंस का हमारा पार्ट नंबर 9। और इसी पार्ट के साथ में एक पार्ट और आएगा, मतलब आने वाले डेज में एक पार्ट और आएगा, और उससे जो हमारी साइंस है 6th क्लास की, कौन से क्लास की, 6th क्लास की साइंस एक्सेप्ट पॉलिटिकल साइंस को छोड़कर कंप्लीट हो जाएगी। देन 7th करेंगे, फिर 8th करेंगे, और जो पॉलिटिकल साइंस वाला पोर्शन है वो सबसे लास्ट में करेंगे। और पहला पॉइंट है हमारा, तमिल क्षेत्र के जो बड़े भूस्वामी थे उसको किस नाम से जाना जाता है? वेल्ला कहा जाता है। साधारण हलवाओं को उन्मार कहा जाता है, और जो भूमिहीन मजदूर दास थे उसको कैडेसियार और आदिमई के नाम से जाना जाता है। तो बड़े भूस्वामियों को क्या कहते हैं? विल्ला के नाम से जाना जाता है। साधारण हलवाओं को उन्मार कहा जाता है, और जो भूमिहीन मजदूर और दास है हमारे उसको कैडेसियार और आदिमई कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि देश के उत्तरी हिस्सों में, देखिए उत्तरी हिस्सा कौन सा है, ये जब मैप बनाओगे आप इंडिया का ऐसे ऐसे करके, ये मान लो हमारा मैप है, तो इस साइड में हमारा ईस्ट है, ये आता है नॉर्थ की साइड में। तो देश के उत्तरी हिस्सों में जो गांव का प्रधान व्यक्ति था उसको किस नाम से जाना जाता था? ग्राम भोजक के नाम से जाना जाता था। और ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का जो सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, यानी जिसके पास सबसे अच्छी जमीन वगैरह होती थी, वो ही होता था। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी थे जिन्हें गृहपति कहा जाता था। सॉरी फ्रेंड्स, जो अन्य स्वतंत्र कृषक थे उसको गृहपति के नाम से जाना जाता था। और तमिलों की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है। जो तमिल है उनकी जो प्राचीनतम रचनाएं हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? संगम साहित्य कहते हैं। और संगम क्यों कहा जाता है? क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया था। दिल्ली में हमें एक वल्लकूप मिला है। वल्लकूप क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में क्या है? सांची के स्तूप है, और ये किसने बनवाए थे? अशोक ने बनवाए थे। वल्लकूप क्या होते हैं? दिल्ली में मिले थे। ये गुसल खाने हैं, नाली है, और कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे, और ये प्राय लोगों के घरों में होते थे। नेक्स्ट है कि बेरी गाचा की संकरी खाड़ी। बेरी गाचा में क्या मिली? एक संकरी खाड़ी मिली है। समुद्र से आने वालों के लिए जो बेरी गाचा की संकरी खाड़ी थी उसमें जो समुद्र से जो नाविक आते थे उनके लिए नाव चलाना बहुत मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी ही जो स्थानीय मछुआरे थे वो यहाँ जहाज ले जा सकते थे। यानी जो बेरी गाचा थी उसमें बोटिंग करना बहुत टिपिकल था। सिर्फ जो परफेक्ट लोग होते थे वो ही वहां से नाव ले जा सकते थे। अभी बेरी गाचा में क्या क्या होता था? शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुरखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। आयात होता था इसका मानी। नेक्स्ट है कि हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद तथा इत्र यहाँ से निर्यात की जाती थी, यहाँ से बाहर भेजे जाते थे, और आयात यहाँ मंगाना होता है। राजा के लिए व्यापारी के लोग विशेष उपहार लेके आते थे। इसमें होते थे चांदी के बर्तन, गाय, किशोर, सुंदर स्त्रियां और अच्छी शराब और उत्कृष्ट महीन कपड़े आते हैं। और जो सबसे पुराने सिक्के थे हमारे वो कौन से सिक्के थे? आहत सिक्के थे। देखिए मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र रहा है ये, और मथुरा मूर्ति कला भी है ये। तो मथुरा में एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। अब ये आ गया पॉइंट कि मथुरा बेहतरीन मूर्तियों का केंद्र था। तो बेहतरीन मूर्तियों का केंद्र कौन सा था? मथुरा था। और कुषाण थे उनकी दूसरी राजधानी थी, और कुषाण वंश का जो प्रसिद्ध शासक हुआ वो कनिष्क हुआ था। और मथुरा साथ ही साथ में एक धार्मिक केंद्र भी था। यहाँ पे बौद्ध विहार भी है और जैन मंदिर भी है, और कृष्ण भक्ति का क्या है? एक महत्वपूर्ण केंद्र है। उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में प्राय काले और चमकीले पात्र मिले हैं, यानी बर्तन मिले हैं। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै कपड़े के उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र थे। तो उत्तर में क्या था? वाराणसी, और दक्षिण में मदुरै कपड़े उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र थे। अनेक शिल्पकार या व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिसे श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अरिकामेडु कहाँ है? पुडुचेरी में है, और एक पतन यानी एक बंदरगाह था। ईंटों से बनाया हुआ एक ढांचा है, ये संभवतः गोदाम रहा होगा। भूमध्य क्षेत्रों में एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं, और उसमें बेसिकली क्या किया जाता था? शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते थे, और इसके पकड़ने के लिए दोनों तरफ इसमें हत्थे लगे होते थे। एरेटाइन क्या थी कि एरेटाइन मोहर लगे हुए लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं, और इनसे क्या कि ये मोहर लगे सांचे पर गिल्ली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाए जाते थे।
और इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर, इटली है हमारी, वो इटली जो कंट्री है उसमें एक शहर है एरेटाइन, वहां के नाम पे इनको नाम दिया गया था। डिजाइन तो रोम का था, लेकिन किंतु ये बनाए यहीं पर जाते थे, हमारे कंट्री में ये बनाए जाते थे। डिजाइन कहाँ का था? रोम का था। छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई की पात्र हैं, बहुत छोटे छोटे कुंड मिले हैं, वे भी उनमें कपड़े की रंगाई की जाती होगी, यानी उनमें कलर किया जाता होगा, डाई की जाती होगी। नेक्स्ट है हमारा रोम, यूरोप के सबसे पुराने, जो यूरोप है उसके सबसे पुराने शहरों में से क्या है कि रोम है। और इसका विकास भी लगभग तभी हुआ था जब गंगा के मैदान के शहर बसे, यानी गंगा का मैदान है उसके आसपास जब शहर बसे तभी रोम का भी निर्माण हुआ था। नेक्स्ट की है यूरोप, उत्तरी अमेरिका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला हुआ साम्राज्य था। जो रोम साम्राज्य था वो कहाँ का फैला था? यूरोप में था, उत्तरी अमेरिका में था और पश्चिमी एशिया में फैला हुआ था। अगस्टस यहाँ के शासक थे, उन्होंने कहा कि रोम ईंटों का शहर था। रोम कैसा शहर था? ईंटों का शहर था। और उसने इसे किसका बनवाया? जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं इसमें से कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया, किसने कहा था? तो ये अगस्टस ने कहा था। नेक्स्ट है कि अगस्टस ने बड़े बड़े रंग महल बनवाए थे, चारों तरफ दर्शकों को बैठने की सीढ़ी नुमा जगह होती थी। बड़े बड़े रंग महल बनवाए और जो दर्शकों के बैठने की जगह थी वो कैसी होती थी? सीढ़ी नुमा जगह होती थी। नेक्स्ट कि बड़े बड़े जलवाही हेतु एक्वाडक्ट के जरिए शहर की स्नानघर, फव्वारों और गुस्ल खानों के लिए पानी लाया जाया जाता था। और दक्षिण भारत, देखिए आप सब जानते हैं कि जो दक्षिण भारत है हमारा वो मसालों के लिए कितना फेमस है। तो दक्षिण भारत में सोना, मसाले और खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की वो रोमन साम्राज्य की इतनी ज्यादा डिमांड थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। और इसी की वजह से जब आदान प्रदान होता था तो दक्षिण भारत में रोमन के सिक्के भी मिले हैं। दक्षिण सागर के मोती, जो दक्षिण सागर है वहां से मोती, पूर्वी सागर से मूंगे और गंगा और कावेरी के मैदान में फसलें और श्रीलंका से आए हुए खाद्यान्न और म्यांमार के बने हुए क्या? मिट्टी के बर्तन, दुर्लभ कीमती आयात के सामान थे। ये क्या करते थे? कीमती आयात के सामान थे ये सारी चीजें। और कुछ व्यापारी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी क्या करते थे? जब आपस में व्यापार करते थे तो ये क्या करते थे? अरब सागर और जो बंगाल की खाड़ी है उसको पार करते थे। और ये कैसे पार करते थे? बेसिकली जो हवा है, जो मानसूनी हवा है उसका फायदा उठाते थे ये नाविक, और अपनी जैसे जिस साइड में हवा चली है उसी साइड में चलते थे मानसून की तरफ से। और ये क्या करते थे? उसको बहुत फायदा उठाते थे और अपनी यात्रा को बहुत जल्दी पूरा कर लेते थे। अफ्रीका या अरब, देखिए अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट, अफ्रीका या अरब है उसके पूर्वी तट पर उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। ये दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे ये। और नदियों के मैदानी इलाकों में, जो नदियां हैं हमारी उसके मैदानी इलाकों में जो कावेरी नदी है उसका मैदान क्या है? सबसे ज्यादा उपजाऊ है। तो कौन सी नदी का मैदान सबसे ज्यादा उपजाऊ है? कावेरी नदी का जो मैदान है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ है। संगम दक्षिण भारत में था। तो संगम कविताओं में मुमनेदार की चर्चा मिलती है। किसकी चर्चा मिलती है? मुमनेदार की चर्चा मिलती है। एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। तो मुमनेदार क्या है? एक तमिल शब्द है और संगम कविताओं में इसकी जानकारी मिलती है और इसका अर्थ होता है तीन मुखिया। और वो तीन मुखिया कौन थे? चोर, चेर और पांडे थे हमारे। अभी देखिए, एक चोलों का पतन पुहार, जो चोल थे उनका पतन था क्या? पुहार था। कावेरीपट्टनम था और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै था। नेक्स्ट आता है कि सातवाहनों का, जो सातवाहन शासक थे काफी दक्षिण भारत के फेमस शासक रहे हैं, कि सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी, देखिए मैंने एक वीडियो में गोमती पुत्र बोल दिया था, गोमती नहीं था वो गौतमी पुत्र था। क्या था? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। कौन सा था? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। और इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है उसकी मां गौतमी बलश्री के द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है। प्राचीन काल में राजा और महाराजा बहुत सारे अभिलेख वगैरह लिखवाते थे तो उससे हमें इसके बारे में पता चलता है। सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते, जितने भी सातवाहन शासक थे वो क्या थे? दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का अर्थ क्या होता है? यानी दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता क्या कहलाता है? दक्षिणापथ कहलाता है। और सिल्क रूट था। सिल्क रूट देखिए सबसे पहले जो सिल्क बनाने की टेक्निक थी वो चाइना के पास आई थी। बहुत सालों वर्षों तक इसने बाकी दुनिया को उसे गुप्त करके रखा। और चीन से क्या किए जाते थे? पैदल या फिर घोड़ों पे या फिर ऊंटों पे या फिर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पे ले जाते थे। लेकिन धीरे धीरे ये टेक्निक क्या है लोगों को पता चल गई और पश्चिमी देश के लोगों को भी पता चल गई। और जिस रूट से ये सिल्क को लेके जाते थे उसको सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था। और जो पश्चिमी देशों में भी फिर बाद में इसका पता चल गया था।
सिल्क अभी जो सिल्क रूट था उस पर नियंत्रण करने वाले कौन कौन से शासक थे? सबसे प्रसिद्ध कुषाण था और इसका जो शासक था वो कनिष्क था। पेशावर और मथुरा इसके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। पेशावर था और हमारा मथुरा क्या थे? इसके दो प्रमुख प्रतिभाशाली क्या थे? केंद्र थे। नेक्स्ट है कि तक्षशिला, तक्षशिला में हमारा विश्वविद्यालय रहा है, नालंदा में भी हमारा विश्वविद्यालय रहा है। और तक्षशिला क्या था? सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के पत्थरों तक जाती थी। और सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो कुषाणों ने सबसे पहले क्या किया था? सोने के सिक्के जारी किए थे। तो इंपॉर्टेंट है काफी कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो कुषाण शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। और कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन से थे? तो इनके प्रसिद्ध राजा कनिष्क थे। और भगवान बुद्ध थे हमारे, शाक्य कुल से संबंधित थे। सिद्धार्थ इनका नाम था, पिता का नाम सुधोधन था इनका। और मौसी प्रजापति गोमती ने इनका पालन पोषण किया था। और माता का नाम माया था और पत्नी का नाम यशोधरा था और पुत्र का नाम इनका राहुल था। और 21 या 22 वर्ष की आयु में लगभग इन्होंने गृह त्याग कर दिया था, पूरा याद नहीं है प्रॉपर। और सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, ज्यादातर उपदेश इन्होंने प्राकृतिक भाषा में ही दिए थे। और तो इनके जो रचनाकार थे कवि अश्वघोष, जो इन्होंने जीवन चरित्र लिखी थी बुद्ध चरित्र, उसके रचनाकार कौन थे? अश्वघोष थे। और वो कनिष्क के दरबार में रहते और कनिष्क कुषाण वंश के क्या थे? प्रसिद्ध शासक थे। नेक्स्ट आता है कि इसकी दो शाखाएं थी, एक महायान शाखा थी, एक क्या थी? हीनयान शाखा थी। तो महायान में क्या होता था कि यहाँ मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति थी और निर्वाण क्या था? पीपल के पेड़ के द्वारा दर्शाया जाता था। जब ये माँ के गर्भ में आए थे तो इनकी माँ के गर्भ में एक सफेद हाथी ने प्रवेश किया था। तो जन्म चिन्ह इनका क्या बनता है? सफेद हाथी बनता है। निर्वाण पीपल का वृक्ष बनता है। और ज्ञान की प्राप्ति इनका संदेश वगैरह था, प्रॉपर याद नहीं है अभी मुझे भी। और नेक्स्ट आता है कि बोधित्व, बोधित्व किसे कहते हैं? तो जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए साधना कर सकते हैं क्या कहते हैं? बोधित्व कहते हैं। और धीरे धीरे बोधित्व की जो पूजा है पूरे मध्य एशिया में, चीन के बाद कोरिया तथा जापान में भी फैल गई थी। और ज्यादातर जो गुफाएं हैं वो पश्चिमी घाट के दरों के पास बनाई गई है। दक्कन के शहरों तथा तटों की बनी समर्थ बंदरगाह, इनसे जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दरों से गुजरती है। जो थेरवाद था ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा, वो बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप था। और बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व में श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया के सहित दक्षिण पूर्व एशिया में भी इन भागों में बौद्ध धर्म हमारा फैल गया था। और भारत में एक चीनी यात्री आए थे जिनका नाम क्या था? बौद्ध यात्री थे, फाहियान था इनका नाम, फाशियन के नाम था। फिर स्वेन त्सांग आए थे, करीब 50 साल बाद इनके इतिसंग भी आए थे। फाहियान क्या आए थे? जब ये चीन वापस लौटने के लिए इन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी, वो कहां से की थी? बंगाल से की थी इन्होंने। और स्वेन त्सांग ने भूमार्ग से चीन वापस लौटे थे। और इन्होंने क्या किया? सोने, चांदी, चंदन की लकड़ी से बनी भगवान बुद्ध की मूर्तियां और 600 से ज्यादा भी पांडुलिपि, देखिए पांडुलिपि किसमें लिखी जाती है? भोजपत्र में लिखी जाती है, या भुर्ज नाम के एक पेड़ की छाल होती है उस पर लिखी जाती है। ये 20 घोड़ों पर लाद कर ले गए थे। और इनकी 50 जो पांडुलिपियां थी, जब ये सिंधु नदी को क्या कर रहे थे? पार कर रहे थे, तो उसी में इनकी नाव उलट गई और 50 पांडुलिपियां वहां पे इनकी खो गई थी। और इनके जीवन का जितना भी बाकी हिस्सा बचा था, इन्होंने जो पांडुलिपि है उनको संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद करने में लगा दिया था। स्वेन त्सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों का उसमें सबसे प्रसिद्ध जो बौद्ध विद्या का केंद्र था वो कौन सा था? हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट है कि मठ में नए आगंतुकों, मठ है उसमें नए आगंतुकों से पहले जो द्वारपाल थे वो बहुत कड़े प्रश्न करते थे, जब वो उनका आंसर दे देते थे तभी उनको अंदर जाने दिया जाता था। वराह के रूप में विष्णु की मूर्ति कहाँ है? एरण मध्य प्रदेश में है। और जल में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह का रूप लिया था। और ये पृथ्वी को एक, यहाँ जो पृथ्वी है हमारी, उसको किसके रूप में दर्शाया गया है? एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदू के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भक्ति भक्त से बनता है और जिसका अर्थ होता है विभाजित करना, यानी हिस्सेदारी का जाता है। अपार एक वेला, अपार एक वेला क्या है? तमिल ग्रंथ है और ये शिव भगत ने लिखी है। किसने लिखी है? भगत शिव नहीं आएगा, ये शिव भगत ने लिखी है। नेक्स्ट है कि हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह सिंधु या इंडस से ही निकला है। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलहेम में इनका जन्म हुआ था। और सबसे पहले एशिया में ईसाई धर्म का उदय, सबसे पहले ईसाई धर्म का उदय कहाँ हुआ था? एशिया में हुआ था। और इसके बाद इस्लाम धर्म भी आया था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का क्या बताया है? उद्धारक के नाम से जाना जाता है उन्हें।
और ये धर्म धीरे धीरे कहाँ फैल गया? पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में फैल गया था। और जो केरल के ईसाई है उनको सीरियाई ईसाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीरियाई ईसाई के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पहले पश्चिमी एशिया से आए थे और विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से हैं। तो सीरियाई ईसाई कहाँ रहते हैं? हमारे केरल में रहते हैं। ये आपको मैच करना है। दक्षिणापथ के स्वामी कौन थे? मुमनेदार क्या है? अशोकोस क्या है? बोधिसत्व क्या है? और श्वेन-त्सांग क्या है? नेक्स्ट इसी में आता है समुद्रगुप्त के बारे में है। देखिए समुद्रगुप्त काफी महान शासक थे ये, और इन्होंने क्या किया था? इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख के से इनके बारे में पता चलता है। और समुद्रगुप्त के दरबार में कवि या मंत्री कौन रहे थे? हरिसेन रहे थे। इन्होंने काफी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी, और जो ग्रीन कलर का जो क्षेत्र है मैप में है, मैप मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, वो आर्यवर्त को दर्शाता है। और आर्यवर्त में इन्होंने 9 शासकों को जीता था और अपने साम्राज्य में मिला लिया था। दक्षिणापथ के इन्होंने 12 शासकों को जीता था, जो कि रेड कलर से शो किया गया है। और जो पड़ोसी देश है उसको बैंगनी कलर से शो किया गया है। इन्होंने असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के गण भी जीते थे। और बाह्य इलाके नीले रंग से ये कुषाण और शक थे हमारे। और ये कहाँ के शासक थे? श्रीलंका के थे। प्रयाग जो हमारा इलाहाबाद है उसका पुराना नाम क्या था? प्रयाग था। समुद्रगुप्त की जो माता थी उनका नाम कुमार देवी था, और वो लक्ष्मी गण की थी। और पिता इनके कौन से? चंद्रगुप्त थे, और गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने की महाधीराज जैसी उपाधि भी धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय, देखिए समुद्रगुप्त के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त था। और समुद्रगुप्त के जो बेटे थे उसका नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। तो यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दादा कौन से हुए? चंद्रगुप्त हुए उसके दादा। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट भी उनके दरबार में थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उसके जीवन हर्ष चरित्र लिखी है। और चीनी तीर्थयात्री श्वेन-त्सांग काफी समय तक हर्ष के दरबार में भी रहे हैं। हर्षवर्धन के बड़े भाई थे राज्यवर्धन, और जो इसके बहनोई थे जयश्री या राजश्री थे, पक्का नाम याद नहीं है मेरा, वो बंगाल के शासक थे, कन्नौज के शासक थे। और जब उनकी मृत्यु हो गई, बंगाल के शासक ने उनको मार डाला, तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया था। मगध और बंगाल को जीतकर इन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की। तब चाणक्य, नरेश, पुलकेशिन द्वितीय ने इन्हें रोका था। तो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थी। पल्लव का राज्य उसकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र यानी कावेरी डेल्टा में फैला हुआ था, जबकि जो चालुक्यों का राज्य था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के पास में था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी, जो कि इनका बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। और पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध क्या थे? चालुक्य राजा थे। दरबारी कवि रविकीर्ति थे। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने चाचा से यह राज्य मिला। कहां से राज्य मिला? अपने चाचा से उन्हें यह राज्य मिला था। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राज्य के ऊपर आक्रमण किया, और कांचीपुरम की जो मंदिर थी उसकी दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पल्लव और चालुओं को अंततः राष्ट्रकूट, देखिए राष्ट्रकूट वंश आएगा, दंतिदुर्ग जिसके संस्थापक है। और जो चोल है उन्होंने इसको समाप्त कर दिया। जो प्रशासन की प्राथमिक इकाई थी इनके समय में वो गांव थी। महादंडनायक किसे कहते थे? मुख्य न्याय अधिकारी को। कुमार माध्यम किसे कहते थे? ये महत्वपूर्ण मंत्री को। और संधि विग्रह किसे कहा जाता था? युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री। और नगर श्रेष्ठी किसे कहते थे? ये मुख्य जो बैंकर था उसको नगर श्रेष्ठी कहते थे। और सातवां क्या कहते थे? व्यापारियों के काफिले का जो नेता था, व्यापारियों के जो काफिले का नेता था वो क्या कहा जाता था? सातवां कहा जाता था।